गुड इवनिंग क्लास 11th। आज हम बात करेंगे अपने नए टॉपिक कॉमन आयन इफेक्ट की। ये चैप्टर आपका हर लिया तो आज या नेक्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएगा। एंड फर्स्ट बुक होने के बाद सेकंड बुक में ऐसा कुछ है नहीं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड हाइड्रोजन बहुत छोटे चैप्टर हैं, हार्डली 15 डेज लेगा 3 चैप्टर। एंड उसके बाद आपके जनवरी में आपकी ऑर्गेनिक जाएगी। अब देखिए ध्यान से मेरी बात, कॉमन आयन इफेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्यों है? आपके लगता है केमिस्ट्री के बोर्ड प्रैक्टिकल्स में, ये केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स का कॉन्सेप्ट है बेटा। ये 12th में काम आएगा आपके और 11th में भी काम आएगा, तो इसको ध्यान से पढ़ना। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है। कॉमन आयन इफेक्ट बोलता है कि सपोज आपके पास एक वीक एसिड या वीक बेस का इक्विलिब्रियम है ना। आपने लिया CH3COOH, स्प्लिट हुआ एंड इसने इक्विलिब्रियम क्रिएट करा CH3COO- एंड H+। गॉट इट? अब देखिए, if we add, ध्यान सुनना, common ion carrying chemical on प्रोडक्ट साइड, अगर हम प्रोडक्ट साइड पर ऐसा केमिकल ऐड कर दें जिसके पास या तो ये आयन प्रेजेंट हो या ये आयन प्रेजेंट हो। सपोज मैंने ऐड करा CH3COO- Na+। अब आप देखिए कौन सा आयन कॉमन है यहाँ, ये और ये दोनों सेम है। तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट पर CH3COO- का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा। और उस कॉन्सेंट्रेशन को कम करने के लिए आपकी रिएक्शन कहाँ मूव करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसी को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। है वही चीज जो आप पढ़ के आ रहे हो, ली चैटर्जी प्रिंसिपल, बट उसमें एक नई चीज क्या जोड़ दी, कॉमन आयन ऐड कर दीजिए। तो कॉन्सेप्ट क्या है, आप सुनो डेफिनेशन ध्यान से, फिर एक बार और देख लो। चलो सपोज आपके पास एक इक्विलिब्रियम है। अब इक्विलिब्रियम बेस का हो सकता है, इक्विलिब्रियम वीक एसिड का हो सकता है, इक्विलिब्रियम हो सकता है वीक सॉल्ट का। एंड आपने उस इक्विलिब्रियम स्टेट पर प्रोडक्ट साइड में उस केमिकल को ऐड करा जिस केमिकल में कोई आयन कॉमन है प्रोडक्ट साइड वाला। अब जैसे यहाँ ये कॉमन है, अगर मैं ये ऐड नहीं करूंगा, जैसे मैंने ऐड करा HCl, तो क्या कॉमन हो जाएगा, H कॉमन हो जाएगा। तो कोई सा भी ऐसा केमिकल ऐड करना है जो प्रोडक्ट साइड पर कॉमन हो। तो जैसे मैंने ऐड करा CH3COO- Na+, तो किसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी, CH3COO- की। जैसे इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो इसको डिक्रीज करने के लिए इक्विलिब्रियम कहाँ मूव करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब क्वेश्चन होता है बोलोगे कैसे बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो आपको बोलना है इफ अ वीक सॉल्ट, वीक बेस और वीक एसिड प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम स्टेट, या इतना नहीं भी बोलना है, सिंपल बोलना है, तो आप क्या बोलोगे, सिंपल एंड शॉर्ट, एट द इक्विलिब्रियम स्टेट if we add a chemical which carry same ion present in product side, then equilibrium shifts in backward direction. This is called common ion effect. अब ये सुनने में बड़ा लगता है बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन रट लेंगे, आंसर लिख भी देंगे, ये बोर्ड में काम आता है। बोर्ड में कैसे काम आता है, देखिए आपके एक प्रैक्टिकल है बोर्ड में, कैटायन और एनायन का एनालिसिस 11th में भी है, बट लैब्स तो खुली नहीं है अभी, तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए आप लोग। तो कैटायन एनायन के ग्रुप 2 के एनालिसिस में काम आता है। ग्रुप 2 में कैटायन होता है Pb2+। जब Pb2+ HCl से रिएक्ट करता है तो ये इस तरह के आयंस फॉर्म करता है, Pb+2 H+ एंड Cl-1। हम क्या करते हैं, वी पास H2S गैस इन दिस सॉल्यूशन। हम क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन में H2S गैस को पास करते हैं। अब देखो H2S गैस और यहाँ कौन सा आयन कॉमन है, हाइड्रोजन आयन कॉमन है। बट सम ऑफ दी S-2 रिएक्ट विद Pb+2 एंड फॉर्म PbS, और ये होता है आपका ब्लैक कलर की पीपीटी। और ब्लैक कलर की पीपीटी को देखकर हम पहचान जाते हैं कि हमारे पास केमिकल में Pb2+ आयन प्रेजेंट है। एक बार और सुन लो,
In second group of cations identification, we take cation HCl and we pass H2S gas at equilibrium state. So when we pass H2S gas, then hydrogen ion concentration increase and reaction will move in forward direction, and due to which some of the sulfur ion and Pb2 plus ion react with each other and form black color PPT. By viewing a black color PPT, we can identify the black PPT is of lead sulfide. So our cation is Pb2 plus. ये बहुत 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 $1,000,000 कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ. ये ध्यान रखना, 12th में इंपॉर्टेंट है ये, है ना. दूसरी चीज, इम्प्योर NaCl के प्योरिफिकेशन में काम आता है कॉमन आयन इफेक्ट. कैसे काम आता है देखिए, आपने सी से सी वाटर लिया, इवेपोरेशन कर लिया वाटर का. अब जब आपको NaCl मिलेगा गंदा क्रूड फॉर्म में, ब्राउनिश ब्लैक कलर का NaCl मिलेगा आपको, कॉमन सॉल्ट. अब उसको प्योरीफाई करना है आपको. हम क्या करते हैं प्योरीफाई करने के लिए, NaCl का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं इम्प्योर का. उससे क्या होता है, Na प्लस AQ Cl माइनस AQ में ब्रेक होता है. AQ मतलब एक्वस स्टेट में है वो, है ना. एंड वी पास HCl गैस. हम क्या पास करते हैं, HCl गैस को पास करते हैं. तो आप कैसे बोलोगे, इन प्योरिफिकेशन ऑफ NaCl, इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl वी पास HCl गैस. अब कौन सा आयन कॉमन हुआ, यहाँ आयन कॉमन हुआ Cl माइनस. तो आप क्या बोलोगे, ड्यू टू दिस concentration of Cl minus ion increase, therefore equilibrium moves in backward direction, and therefore Na plus ion and Cl minus ion start attachment on each other and form crystals of NaCl. But this time they form pure crystals of NaCl and impurities left behind in solution. तो होता क्या है, आपका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड चलेगा और बैकवर्ड चलने की वजह से Na प्लस Cl माइनस आयन जुड़कर क्लम्प बनाना चालू कर देंगे, क्रिस्टल्स फॉर्मेशन चालू करेंगे. उससे क्या होगा, प्योर क्रिस्टल्स ऑफ NaCl फॉर्म एंड क्रूड एंड डर्टी ब्लैकिश कलर ऑफ लिक्विड रिमेन इन सॉल्यूशन स्टेट. हम कैसे क्या करते हैं, क्रिस्टल्स को फिल्टर आउट करके निकाल लेते हैं, वॉश आउट करते हैं, ड्राई करते हैं एंड सप्लाई कर देते हैं. तो ये है NaCl के प्योरिफिकेशन का मेथड. सही है. तो आपसे ये कॉमन आयन इफेक्ट 101% पूछेगा. मेरे अकॉर्डिंग तो हमेशा पूछते हैं. आज तक ऐसा कोई साल नहीं गया जब ये क्वेश्चन नहीं आया. इस साल भी आएगा, आगे भी आएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th के लिए. तो इसको जरूर कंप्लीट करें, है ना. सही है. अब एक चीज़ और, आपके सिलेबस में एक टॉपिक है और टॉपिक है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट एंड देयर सॉल्यूशन. ये टॉपिक आपके सिलेबस से हट गया है. ये टॉपिक नहीं पढ़ना है आपको, इसको छोड़ना है आपको. क्लियर है. आगे देखते हैं नया टॉपिक इसका क्या है. देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका बफर सॉल्यूशन. अब बफर सॉल्यूशन क्या होता है, मैं बहुत एग्जांपल लेता हूँ सिंपल सा. जैसे देखिए, आप कई बार मॉर्निंग में उठकर अचानक आप कोई मीठी चीज़ खा लेते हैं, 1 घंटे बाद कोई खट्टी चीज़ खा लेते हैं, कई बार बहुत चटपटा खाना खा लेते हैं, कई बार चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, कभी कचौरी, कभी समोसा, डिफरेंट टाइप के फूड आप आपकी बॉडी में लेते हैं. तो कभी सोचा है कि आपकी बॉडी की पीएच कभी अप एंड डाउन क्यों नहीं होती है? क्योंकि अगर आप एसिडिक खाओगे फूड तो योर बॉडी पीएच शुड भी लो, क्योंकि एसिड्स की पीएच क्या होती है, कम. अगर कोई बेसिक फूड खाओगे तो बॉडी की पीएच बढ़ जाएगी. लेकिन आपकी बॉडी में ऐसा कुछ है जो आप चाहे कुछ भी खाएं, कैसा भी खाएं, आपकी बॉडी की पीएच को चेंज होने नहीं देता है. इट केप्ट कांस्टेंट एट 7.4. पढ़ा होगा आपने 10th में. हमारी बॉडी की पीएच 7.4 होती है. वो है ब्लड. ब्लड क्या है? ब्लड इज a स्पेशल कैटेगरी ऑफ लिक्विड विच रेसिस्ट change in pH of our body even after adding
स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस। तो ऐसे सॉल्यूशन जो अपनी पीएच को चेंज होने नहीं देते हैं, इवन आप चाहे उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी एसिड की या बेस की ऐड कर दें, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। एंड बफर सॉल्यूशन का सबसे ग्रेट एग्जांपल है हमारी बॉडी में फ्लो होने वाला ब्लड, बिकॉज ब्लड ही वो है जो हमारी बॉडी की पीएच को मेंटेन करके रखता है। अगर ब्लड नहीं होगा तो कुछ नहीं है बॉडी में आपके, वो बाकी बायोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट केमिस्ट्री के टर्म में बोलें to keep the body pH constant, blood plays a very very important role. So blood is a great example of buffer solution. देखिए तो डेफिनेशन क्या बोलोगे? The solutions which resist in change in their pH on addition of, हाँ तो देखिए आप बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस था, तो डेफिनेशन क्या है? The solution which resist in change in their pH on addition of small amount of एसिड और बेस आर कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। मतलब ऐसे सॉल्यूशन जो अपनी पीएच में होने वाले चेंज को रोकते हैं, इवन वी ऐड सम अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस इन इट। और मैंने बोला ग्रेट एग्जांपल आपका ब्लड है, और बाकी जो रटा एग्जांपल है इसके ट्रिक बताता हूँ मैं। आपको वीक एसिड लेना है और उस वीक एसिड का लेना है सॉल्ट, दैट विल बी अ बफर सॉल्यूशन। अब जैसे मैंने बोला एक और एग्जाम्पल लें, आपने लिया वीक बेस NH4OH, अब लेना है वीक बेस का सॉल्ट। अब वीक बेस में NH4 है तो क्या बन जाएगा? CH3COONH4+। क्लियर? तो ये आपके बफर सॉल्यूशन के एग्जांपल्स हैं। ओके, दूसरी चीज क्या काम आता है बफर सॉल्यूशन आपके? बहुत सारे काम में ट्रेमेंडस यूज है। पहला, पीएच ऑफ आवर ब्लड रिमेन सेम 7.4, बताया मैंने क्यों रहता है ना। नंबर 2, इन प्रिवेंशन ऑफ फूड आइटम्स, प्रिजर्वेशन ऑफ जितने भी फूड आइटम्स होते हैं, हालांकि फूड आइटम्स को प्रिजर्व करने के लिए केमिकल्स डालते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, बट जो महंगे फूड आइटम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रीशियस फूड आइटम्स होते हैं, उन्हें प्रिजर्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं बफर सॉल्यूशंस का। और बफर सॉल्यूशंस क्या करता है? अपनी पीएच को मेंटेन करके रखता है, एंड पीएच मेंटेन होने की वजह से द फूड आइटम इज नॉट डिग्रेडेड बाय बैक्टीरिया। ये नंबर 2। एंड थर्ड वन, अगर आपको बैक्टीरिया की स्टडी करनी है, जैसे डिजीज होती है बैक्टीरिया, टाइफाइड हुआ आपका, टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, और आपको टाइफाइड के बैक्टीरिया की स्टडी करनी है और आपकी स्टडी में लगने वाला है टाइम 10 से 15 डेज, तो आपको क्या करना है? उस बैक्टीरिया को मेंटेन करके सेव करके रखना पड़ता है। और सेव हम क्या करते हैं? हम सेव करते हैं कल्चर मीडियम में। एक केमिकल होता है कल्चर मीडियम, एंड कल्चर मीडियम के पीएच को हम कांस्टेंट बना के रखते हैं सो दैट वी कैन स्टडी द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया की ग्रोथ कैसे हो रही है, बैक्टीरिया पर कौन कौन सी मेडिसिन का इम्पैक्ट हो रहा है। तो जब भी हम मेडिसिन को डिस्कवर करते हैं, स्पेशली वो मेडिसिन जो बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल होती हैं, लाइक एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स बनाने से पहले उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया की हम स्टडी करते हैं स्पेशल मीडियम में, जिसको बोलते हैं कल्चर मीडियम, एंड इट्स पीएच इज केप्ट कांस्टेंट। तो ये सारी की सारी एप्लीकेशन है आपकी किसकी? बफर सॉल्यूशंस की। ये ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक भी आपका काम का है। सही है, तो ये टॉपिक भी आपका बहुत काम का है। इसमें फिर देख लो एप्लीकेशन क्या है बफर सॉल्यूशंस की। पीएच ऑफ आवर ब्लड रिमेन सेम, pH 7.4 in preservation of food items, and third, pH of culture medium is kept constant to study the growth of bacteria। बीच में शायद इमेज ब्लर हो गई थी आपकी स्क्रीन की, तो एक बार और देख लीजिए इसको, है ना। क्लियर है? देखते हैं आगे। देखिए बेटा, आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। अब बोलोगे किस काम का है? किसी भी काम का नहीं है। 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल बेकार है, 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का हो सकता है। देखिए, मेन है स्पेरिंगली का मतलब क्या है? स्पेरिंगली का मतलब होता है वेरी वेरी लेस सॉल्युबल, एक्सट्रीमली लेस और नेग्लिजिबल सॉल्युबल, और कुछ नहीं है इसका मतलब। मुझे वही चीज़ बतानी है, इसलिए मैंने आपको टॉपिक उठाया है। अब जैसे देखिए, आप कब आप किसी केमिकल को हाईली सॉल्युबल बोलोगे? भाई कुछ तो होगा। हम बोलते हैं ना द केमिकल इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, तो हम बोलते हैं, इस चीज़ को बोल भी दिया आपने, लेकिन कोई बोल दे आपसे
कोई क्राइटेरिया तो हो आपको उसको बोलने का कि भाई ये कोई लिमिट हो, कोई मैथमेटिकल डेटा हो जिसके बेस पर हम बोलें कि ये केमिकल ज़्यादा सॉल्यूबल है, तो उसका डेटा बता रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। देखिए, इफ एनी सॉल्ट शो सॉल्युबिलिटी ग्रेटर देन 0.1 कैपिटल एम, 0.1 कैपिटल एम का मतलब 0.1 मोल अपॉन लीटर। अगर किसी सॉल्ट का 0.1 मोल से ज़्यादा 1 लीटर में डिजॉल्व हो जाए तो हम बोलते हैं वो सॉल्ट हाईली सॉल्युबल है। मतलब 0.1 मोल पर लीटर से ज़्यादा अगर किसी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी है तो वो सॉल्ट क्या है, हाईली सॉल्युबल होता है। और सॉल्ट हाईली सॉल्युबल क्यों होता है? क्योंकि उस सॉल्ट की या आयनिक कंपाउंड की लैटिस एंथैल्पी वाटर की सॉल्वेशन एंथैल्पी से कम होती है। भाई सीधी बात देख लो, अगर कोई केमिकल वाटर में सॉल्युबल है, इसका मतलब क्या है, वाटर की सॉल्वेशन एंथैल्पी उस केमिकल की या सॉल्ट की लैटिस एंथैल्पी से ज़्यादा है। क्लियर है? लैटिस एंथैल्पी आपने पढ़ी हुई है, आयनिक कंपाउंड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और सॉल्वेशन एंथैल्पी क्या है, वाटर की एंथैल्पी है। अगर ये ज़्यादा होगी तो क्या होगा, वाटर उस सॉल्ट को डिजॉल्व कर देगा। एग्जाम्पल CaCl2 NaCl। इसके बाद आता है स्लाइटली सॉल्युबल, थोड़ा कम सॉल्युबल, मीडियम सॉल्युबल। क्या है? अगर सॉल्युबिलिटी 0.01 मोल पर लीटर से 0.1 m के बीच में हो, उसे बोलते हैं स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट, मॉडरेटली सॉल्युबल। एग्जाम्पल CaCO3। लेकिन अप्रोक्स इनसॉल्युबल या स्पेरिंगली सॉल्युबल किसको बोलोगे? ऐसा सॉल्ट या केमिकल जिसकी सॉल्युबिलिटी 0.01 मोल पर लीटर से भी कम हो। ऐसे सॉल्टों में क्या होता है, लैटिस एंथैल्पी इज हायर देन वाटर की सॉल्वेशन एंथैल्पी। एग्जाम्पल LiCl, लिथियम क्लोराइड। सही है? तो लिथियम क्लोराइड वाटर में सॉल्युबल क्यों नहीं होता है? बिकॉज लिथियम क्लोराइड की लैटिस एंथैल्पी इज हायर देन सॉल्वेशन एंथैल्पी ऑफ वाटर। इतना सा पढ़ाना था मुझे, है ना। अब देखिए, स्पेरिंगली जो सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं इनका इक्विलिब्रियम होता है, और वो इक्विलिब्रियम हमें पढ़ना है, लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, देन चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। तो देखिए, व्हाट आर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट एंड देयर इक्विलिब्रियम। तो ये चीज़ देखते हैं ध्यान से, इन चैप्टर को करते हैं कंप्लीट। देखिए बेटा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, जो बहुत कम सॉल्युबल होते हैं सॉल्ट, उनका इक्विलिब्रियम कैसे होता है। तो देखिए कैसे होता है। सपोज आपने लिया AgCl और AgCl को डाला वाटर में, और जैसे वाटर में डालते हो AgCl का बहुत स्लाइटली अमाउंट डिजॉल्व होता है वाटर में, इन इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का, इट इज ए स्पेशल काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम। ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अचीव होता है। तो आपने क्या बनाया, AgCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म करा, एंड आफ्टर सम टाइम यू गॉट इक्विलिब्रियम। आपने लिखा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K, Ag प्लस Cl माइनस, बिल्कुल वैसा वैसा ही है, इसलिए मैं निकाल रहा हूँ जल्दी, है ना। AgCl सॉलिड, अगर कोई केमिकल सॉलिड होता है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है, कांस्टेंट। तो यहाँ अप्लाई करा मैंने, है ना। इफ वी मल्टीप्लाई K, ये भी कांस्टेंट है, एंड AgCl भी कांस्टेंट है, देन वी गॉट अ न्यू कांस्टेंट KSP। इसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो अगर आपसे बोलता है डिफाइन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो आपको क्या बोल रहा है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन, their product present in saturated solution is called KSP। मतलब किसी भी सॉल्ट के कैटायन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन और एनायन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट को इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP। सही, ये तो बात हुई सिंपल AgCl की। सपोज इफ वी आर हैविंग केमिकल लाइक दिस Al2SO4, तो ये कैसे ब्रेक होगा, देखिए ये ब्रेक होगा 2Al+3 और 3SO4-2।
तो इसके लिए आप KSP कैसे लिखोगे? तो विल राइट KSP Al+3 का होल स्क्वायर एंड SO4 -2 का होल क्यूब। सही है। तो बिल्कुल वैसा वैसा ही है जैसे आपने पढ़ा हुआ है इक्विलिब्रियम, कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। एक और चीज देखिए यहाँ, तो ये हटा दोगे सिंपल हो गया ना। यहाँ से देखिए अब AlCl3 को आगे बढ़ाते हैं ना, अब इसको आगे फॉलो करते हैं। यहाँ से देखना इसको, इफ solubility of Al+3 and SO4 -2 equal S। सपोज Al+3 आयन और SO4 -2 आयन की सॉल्युबिलिटी S है। इन डेट केस चौथों को लिख देता हूं, S मोल अपॉन लीटर है। क्लियर? क्योंकि Al+3 आयन एंड SO4 2 - आयन की सॉल्युबिलिटी S मोल अपॉन लीटर है। S कुछ भी हो सकता है, 2 मोल हो सकती है, 3 मोल हो सकती है, 5 मोल हो सकती है। S इज ओनली अ सिंबल। देन हाउ कैन वी राइट KSP? हम लिखेंगे KSP को ऐसे। अब ये ध्यान से देख लेना, है ना। ये जो पावर है ये ब्रैकेट में आएगी अंदर, ये 2, यहाँ लिखना है S और यहाँ लगाना है होल स्क्वायर। 2S का होल स्क्वायर। जो पावर है वो अंदर लिखनी है और बाहर भी लगानी है। और 3 जैसे SO4 में, तो 3S का होल क्यूब। तो ये जो KSP है ये आपने लिखी सॉल्युबिलिटी के टर्म में। तो ये अलग अलग टर्म से बैठा। अगर आपसे पूछता है राइट द फॉर्मूला ऑफ KSP इन टर्म ऑफ सॉल्युबिलिटी, तो आपको S के टर्म में लिखनी है। और सिंपल पूछता है आयंस के फॉर्म में लिखो, तो ऐसे KSP लिखना है। सही है, गॉट इट। अब बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल कैसे आएगा वो न्यूमेरिकल देख लो आप। अब न्यूमेरिकल देखो कैसा आएगा न्यूमेरिकल। जैसे आपको देखिए, आपके पास PbCl2 है और PbCl2 का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको मेंशन है 1.7 × 10⁻⁻5 एट 298 केल्विन टेम्परेचर। टेम्परेचर का कोई रोल है नहीं फॉर्मूला में, छोड़ दीजिए। आपको बताना है व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस केमिकल। इस केमिकल की सॉल्युबिलिटी क्या है, मतलब आपको बताना है S। ये ध्यान रखना है, S कैलकुलेट करना है। कैसे लिखोगे? PbCl2 है, सबसे पहले ब्रेक करिए। कैसे ब्रेक करोगे? Pb+2 N2Cl-। क्या लिखोगे? KSP इन टर्म ऑफ सॉल्युबिलिटी। कैसे लिखोगे? KSP इक्वल, अभी करेंगे फिर डिटेल से करते हैं इसको पहले ना, Pb+2 NCl- का होल स्क्वायर। अगर Pb2+ की सॉल्युबिलिटी S है, Cl- का सॉल्युबिलिटी S है, तो आप क्या लिख दोगे? मैं लिख भी देता हूँ, शायद वहाँ दिक्कत होगी आपको। सॉल्युबिलिटी ऑफ Pb+2 और Cl- इक्वल S। तो आप क्या कर दोगे? KSP इक्वल S, और ये 2 अंदर आएगा, आप क्या लिख दोगे? 2S का होल स्क्वायर। क्लियर? KSP की वैल्यू कितनी है? 1.7 × 10⁻⁻5 और ये क्या हो जाएगा? 2S है, तो 4S का होल क्यूब। सही। तो आप क्या लिख दोगे? S का होल क्यूब 1.7 × 10⁻⁻5/4। ये S की वैल्यू सॉल्व कर लेना, यू विल गेट सॉल्युबिलिटी ऑफ द केमिकल। गॉट इट? इस तरीके से न्यूमेरिकल आपको परफॉर्म करना है। आगे ये देखिए लास्ट का टॉपिक एंड दी एंड थ्योरेटिकल टॉपिक है। आपका जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है KSP, और आपने पढ़ा आयोनिक प्रोडक्ट KN/Kb, वीक एसिड वीक बेस का, उसमें डिफरेंस क्या है? भाई दोनों एक जैसे हैं, तो डिफरेंस क्या होता है वो देख लो। KN/Kb इज कैलकुलेटेड फॉर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोथ। K/Kb आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो या अनसैचुरेटेड हो, दोनों के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। जबकि KSP इज ओनली कैलकुलेटेड फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बोला भी था मैंने, सबसे बड़ा डिफरेंस यही है इन दोनों में। एंड नंबर 2, KSP इज कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर KSP कांस्टेंट होता है। क्यों होता है कांस्टेंट? बिकॉज आप इसको कैलकुलेट करते हो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में,
और सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन रिमेन सेम, यू कैन नॉट चेंज एट ऑल। बट आयनिक प्रोडक्ट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि आयनिक प्रोडक्ट आप कहाँ कैलकुलेट करते हो, अनसैचुरेटेड में जनरली, तो आप टेम्परेचर चेंज करके इसकी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंडीशन को अप एंड डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट लास्ट आपका, आपके केएसपी और कॉमन आयन इफेक्ट के एप्लीकेशन क्या है। तो दोनों के एक साथ अगर पूछ ले तो टू इम्पैक्ट तो कॉमन ही है। फर्स्ट वन क्या है, इन कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, कहता है ये केएसपी का एप्लीकेशन है। हाँ, एक नई चीज़ है, पीपीटी कब फॉर्म होती है, तो इक्विलिब्रियम बोलता है आपके केमिकल रिएक्शन में पीपीटी तब बनेगी जब आयनिक प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा हो, किससे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से। अगर किसी भी सॉल्ट का, जैसे एसिड की जगह आप सॉल्ट की बात करें तो यहाँ से के और के भी हटा देना, हम सिंपल बात करेंगे सॉल्ट की। तो सॉल्ट में आपको क्या लिखना है, सॉल्ट में आपको सिंपल शो करना है के। तो अगर किसी सॉल्ट का आयोनिक प्रोडक्ट, अगर एसिड होता तो हम क्या बोलते के, बेस होता तो क्या बोलते के भी। अगर किसी, चलो मैं के एस कर देता हूँ उसको ना, अगर किसी आयनिक सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी, ये क्या है, ये किसी आयनिक सॉल्ट का आपका आयोनाइजेशन कांस्टेंट ग्रेटर हो किससे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, तो उस केस में क्या बनती है, पीपीटी फॉर्म होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आने के चांस बना सकता है। ये कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, उसका इक्विलिब्रियम के बेस पर क्या एक्सप्लेनेशन है। तो इक्विलिब्रियम के बेस पर एक्सप्लेनेशन क्या है, अगर किसी सॉल्ट का आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, वो दिख भी रहा है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा का मतलब ज़्यादा सॉल्युबिलिटी, आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा का मतलब ज़्यादा सॉलिड कंपोनेंट। तो अगर ये केएसपी से ज़्यादा है तो पीपीटी बनती है, वरना पीपीटी नहीं बनेगी। एंड लास्ट वन, कॉमन आयन इफेक्ट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कैटायन डिटेक्शन इन सॉल्ट एनालिसिस। तो ये था आपका चैप्टर इक्विलिब्रियम एंड योर बुक 1 इज कंप्लीटेड। बड़ा टास्क था बुक 1 को कंप्लीट करना। बुक 1 में चैप्टर ज़्यादा थे और सारे मेजर चैप्टर हैं बुक 1 में। बुक 1 में केवल अगर हम पीरियोडिक टेबल को छोड़ दें, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक एलिमेंट्स को, तो आपके 6 चैप्टर पूरे बड़े बड़े चैप्टर थे। अब बुक 2 में आपका हार्डली टाइम कम लगना है, बस 2 चैप्टर्स ऐसे जो मेजर हैं। अब 2 में भी क्या करा है, जीओसी में आपका हाफ चैप्टर हटा दिया है, तो हार्डली वो भी आपका 7 टर्न 8 टर्न जीओसी में लगेगा, 10 टर्न लगेगा हाइड्रोकार्बन में। बाकी ये फिर 14-15 टर्न्स लगेंगे इन 3 चैप्टर्स में, छोटे छोटे हाइड्रोजन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक में। सही है। तो बेसिकली कहना ये है कि आपका बहुत मेजर जंग जो है, मेजर जो पार्ट है केमिस्ट्री का, वो कंप्लीट होता है आज। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।